नमस्कार साथियों, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज एक बार फिर से हम बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की चर्चा करने वाले इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो होने वाला है और आज हम बीएड वर्सेस डीएलएड के संबंध में सभी एनसीटी एक्ट और सभी आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा आर्टिकल किस पक्ष का फेवर करेगा या किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आज इस वीडियो में हम ब्रॉड लेवल पर चर्चा करेंगे। सभी लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें। आज इसके संबंध में हम सभी पत्ते खोलने वाले हैं और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन सा आर्टिकल किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो गजट था वो 11 अगस्त 2023 को जस्टिस धूलिया और जस्टिस अनुरुद्ध बोस की बेंच ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तब से लेकर के डिसीजन देने के बाद 11 अगस्त 2023 के बाद ये मामला बहुत ही ज़्यादा उलझ गया है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बन गया है। उसका कारण ये है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में जो प्राइमरी लेवल पर जो भर्तियां थीं वो लगातार चल रही थीं और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 144 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जब सिमिलर मैटर पेंडिंग हो उस पर वो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दे सकता, उसको वो उसके अधीन उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन कर देता है। लेकिन भर्तियां तो वहां पर हो जाती हैं और वो जो भर्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन निर्णय के अधीन कर दी जाती हैं। यही वजह है कि बहुत सारी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई हैं। बहुत सारी भर्तियां 11 अगस्त 2023 के डिसीजन देने के बाद हुई हैं और बहुत सारी भर्तियां 25 नवंबर 2021 के पहले हुई हैं। 25 नवंबर 2021 वो तिथि है जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस 2018 के गजट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो अब जो 25 नवंबर 2021 के पहले भर्ती हुई है उसमें से सबसे बड़ी भर्ती 69,000 भर्ती है जो कि उत्तर प्रदेश की है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं था और ना ही ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो 25 नवंबर 2021 के बाद भी हुई हैं, जैसे मध्य प्रदेश, आपका बिहार 6 फेज जो भर्ती हुई है, उत्तराखंड, पंजाब, बंगाल। तो ये भर्तियां प्रोसेस में थी और वहां के हाई कोर्ट ने इसको सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया था। इन्हीं भर्तियों का मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए पहुंच रहा है। विभिन्न राज्यों की क्लैरिफिकेशन याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस भी किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर 3 सुनवाइयां हो चुकी हैं। अब 8 अप्रैल को केस लिस्टेड पहले से हो गया है। इसके पहले जो सुनवाई हुई है आपकी 3 अप्रैल को, उस पर जस्टिस अनुरुद्ध बोस ने तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा की थी। एक तो वो जो 25 नवंबर 2021 के पहले भर्ती हुई है और वो भर्ती जो 25 नवंबर 2023 से 11 अगस्त 2023 के बीच में हुई हैं और वो भर्तियां, वो नियुक्तियां जो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं। तो 3 स्थितियां जज साहब को मालूम है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए हम स्पेशल इस एमए में मध्य प्रदेश को ही सुनेंगे। ये एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की जो एमए है वो क्यों डिसमिस नहीं हुई, उसके पीछे रीजन ये था कि मध्य प्रदेश ने केवल मध्य प्रदेश की ही बात की थी, जबकि विभिन्न याचिकाएं जो बिहार की तरफ से भी एसएलपी दायर की गई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि 11 अगस्त के पहले जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनको सभी को सेव किया जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थितियां थीं। अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, 28 जून 2018 को जब गजट आया था उसके पहले क्या स्थितियां थीं? उसके पहले एनसीटी एक्ट जो 1993 था उसके तहत 23(2) का जो रूल था वो चल रहा था। 23(2) जो आर्टिकल है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य में यदि प्राइमरी में डीएलएड की संख्या कम है, डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो आप बीएड को 5 साल के लिए उस राज्य में शामिल प्राइमरी में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसके बाद ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब ये तो, और उन 5 सालों में डीएलएड के जो संस्थान है उसको उस राज्य में खोल करके और डीएलएड की संख्या को बढ़ाया जाए, ये एक नियम था और वो एक ही बार आप कर सकते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो गया है और भी कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। तो ये तो था नियम वो, और ये इस एक्सपर्ट जो कमेटी थी
उसके तहत हुआ है और ये नियम आज भी लागू है। आज भी यदि सरकार चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हर एक राज्य में जो डीलिट कैंडिडेट है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए 23(2) का इस्तेमाल केंद्र सरकार इस वक्त नहीं कर सकती है। अब 23(1) क्या है? 23(1) के तहत 28 जून 2018 का जो गजट है वो लागू हुआ था। इसको इनवैलिड क्यों कर दिया, इसको क्वेश्चन क्यों कर दिया? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि इसमें, इस गजट में ये बात ये की गई थी कि ना तो एक्सपर्ट कमेटी की कोई रिपोर्ट ली गई, ना ही विभिन्न राज्यों का मत लिया गया। एक साधारण रूप से इसको बनाया गया था और 21(a) का वायलेशन भी ये गजट कर रहा था। इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया 11 अगस्त 2023 में। 23(2) के तहत जो बात की गई थी, तो इसमें उस वक्त जो बीएड कैंडिडेट है उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था। उस समय NIOS संस्था थी जो कि जो ब्रिज कोर्स है उसका संचालन करती थी। लेकिन मैं आपको एक तिथि और बता दूं कि 22 सितंबर 2017 में जो NCT का एक वो ब्रिज कोर्स को लेकर के उन्होंने एक पत्र जारी किया था, उसमें यह था कि ब्रिज कोर्स आपको पहले से किए होना चाहिए। बात मेरी समझिएगा आप लोग, ब्रिज कोर्स आपको पहले होना चाहिए। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आपके पास होना चाहिए। जबकि 23(1) में जो आपका ये गजट बना है 2018 का, इसमें ब्रिज कोर्स की बात 6 महीने के बाद की गई है। तो ये एक तो ये स्थिति थी। आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ 69,000 भर्ती की। दोस्तों 69,000 भर्ती की बात है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है, क्योंकि ये 25 नवंबर 2021 के पहले हुई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। लेकिन एक जजमेंट पे ऐसा बताया गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा, तो वो नोटिफिकेशन उसी दिन से इनवैलिड हो जाता है जिस दिन से वो लागू होता है। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर राइट टू लाइफ, जो 69,000 भर्ती में जो बीएड चयनित है उनका राइट टू लाइफ का अधिकार बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनके द्वारा 21(a) का वायलेशन किया जा रहा है, जहां पर क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो एक मौलिक अधिकार जब किसी दूसरे मौलिक अधिकार का हनन करने लगता है, उस स्थिति में वो पहले वाला मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये गंभीर स्थिति यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, और यदि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो वो उसी स्थिति से कोई भी माना जाएगा। एक स्थिति ये बन रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर जजमेंट दिया था, उसमें साफ लिखा था कि कोई भी जजमेंट उस समय उसका जो वैलिड पोजीशन है वो ख़त्म हो जाता है जब वो किसी भी कोर्ट द्वारा क्वेश्चन किया जाता है। इसको लेकर के बीएड वाले ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया था 11 अगस्त 2023 को, तो तभी से माना जाएगा। जबकि उसमें ये मेंशन था कि कोई भी कोर्ट, तो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट उसको क्वेश्चन कर चुकी थी 25 नवंबर 2023 को, और मध्य प्रदेश का जो भर्ती नोटिफिकेशन है वो 2022 की बात है, 2022 को लेकर के है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये स्थिति यहाँ पर बन रही थी। अब समस्या ये उठती है कि क्या दोनों जजों का क्या मूड है। तो यहाँ पर 3 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और जज साहब ने 2 बातें यहाँ पर सरकार से पूछी। हालांकि पिछली बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, इस वजह से ये 8 तारीख की डेट मिली है और हो सकता है यहाँ पर फाइनल हो सके। लेकिन विभिन्न राज्यों के कैंडिडेट्स भी अपनी अपनी याचिका लेकर के पहुँचे हैं। हालांकि जज साहब यदि क्रम से सुनेंगे तो ये फाइनल 8 को हो सकता है, नहीं तो ये और भी डेट जाने की संभावना मुझे जैसा लग रहा है वो हो सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि 10 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस का रिटायरमेंट है, उसके पहले वो उसको फाइनल करके जाएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि 21(a) का यहाँ भी वायलेशन हो रहा है। दूसरी तरफ सब्जेक्ट टू आउटकम जब भर्ती होती है तो वहाँ पर राइट टू लाइफ जैसा कोई भी अधिकार लागू नहीं होता, और जब सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती होती है कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं, वो स्टूडेंट खुद होते हैं जो नियुक्तियाँ लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से अवेयर कर दिया जाता है कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है
और इस पर कुछ भी हो सकता है, बाद में सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। ये गंभीर स्थिति है। ब्रिज कोर्स का जो सवाल है वो 28 जून 2018 को जो गजट आया था उससे संबंधित ब्रिज कोर्स की बात हो रही है। वो ब्रिज कोर्स अभी आरटी लगा करके पता किया गया, वो तो है ही नहीं है। अब किसी और गजट के आधार का जो ब्रिज कोर्स है, उसके पहले जो गजट था उसका ब्रिज कोर्स की आप यदि बात करोगे तो वो ब्रिज कोर्स यहाँ पर मायने नहीं रखता, क्योंकि 28 जून 2018 के तहत जो डिजाइन करना था ब्रिज कोर्स, वो ब्रिज कोर्स कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आईटी एक्ट 2009 जो आया है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, और यदि कोई भी व्यक्ति अनट्रेंड है और वो अपॉइंट होकर एक दिन भी पढ़ा रहा है तो हर दिन 6 से 14 साल के बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरिट और लॉ पर यहाँ पर डीएड पक्ष थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपॉइंटी है मर्सी के आधार पर। यदि मैं बात करूँ तो जजों का जो मूड है वो कहीं भी स्विंग हो सकता है। तीसरी चीज़, वकील का पैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। फैक्ट तो मजबूत होनी चाहिए, साथ में वकीलों का पैनल बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। बीएड के साथ यही हुआ। इसके पहले बहुत सारी याचिकाएं खारिज हो रही थीं, लेकिन जैसे ही तुषार मेहता आए तो उनका पद और प्रतिष्ठा को देखते हुए दोनों जज मजबूर हुए उनको सुनने के लिए। ये मैटर करता है कि जो वकील है उसका ओहदा क्या है। तो यहाँ पर चूंकि फाइनल सुनवाई होने वाली है, दोनों ही पक्ष सुपर सीनियर वकीलों को उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अंतिम सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर कोई भी कोर कसर, कोई भी पक्ष छोड़ने वाला नहीं है। तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं। और एनसीटी एक्ट जो 1993 में आया था उसके तहत बीएड को शामिल तो करने का आदेश था, लेकिन बीएड किसी भी राज्य में जब डीलिट की संख्या कम हो उस स्थिति में आप बीएड को शामिल कर सकते हैं। लेकिन उनको ब्रिज कोर्स, जो ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं हम, ब्रिज कोर्स उनका पहले होना चाहिए, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स उस भर्ती में शामिल होने के पहले। लेकिन 23A के तहत जो आपका ये 2018 का गजट आया था जिसको क्वेश्चन किया गया, उसमें 6 माह के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना है, 2 साल के अंदर करना है। तो हर दिन यदि वायलेशन हो रहा है 21A का, इस वजह से तो इसको खारिज किया गया है। तो ये मतलब इनका होता है। वहीं पर एनआईयूएस जो डीलिट करवाता था वो डीलिट को भी ख़त्म कर दिया गया है, उस ब्रिज कोर्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में कोई ऐसी संस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की भी एक सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है, जिसको 14 दिसंबर 2023 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वहाँ पर बीएड को बाहर किया था। उसको लेकर के बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, लेकिन ये अलग बेंच में सुनवाई होगी। बीआर गवाई इसकी सुनवाई करेंगे। वही बीआर गवाई है जिन्होंने एनआईयूएस डीलिट को अनकॉन्स्टेबल करार दिया। साथ में एक बात और मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखने वाला हूँ कि जैसे भगवान दास जी की याचिका जो एसएलपी लगाई गई थी बिहार की तरफ से, उसमें 3 जजों की बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था। और पिछली हेयरिंग में डीलिट की तरफ से सीनियर वकील मीनाक्षी मैम ने इस बात को रखा भी था, और वो भी प्रूफ के सहित। वहाँ पर खुद अनिरुद्ध बोस ने ये बात कही थी कि जो भी नोटिफिकेशन 2018 के गजट के आधार पर चल रहे हैं वो सभी अनकॉन्स्टिट्यूबल माने जाएंगे। इस बात का वहाँ पर मीनाक्षी मैडम ने रखा था और विथ प्रूफ रखा था, क्योंकि उस सुनवाई में 3 जजों की बेंच ने ये बात कहा था कि इस नोटिफिकेशन के तहत जो भी भर्तियाँ चल रही हैं, जो भी उसके आधार पर चल रही हैं, वो सभी भर्तियाँ इनवैलिड मानी जाएंगी, क्योंकि 2018 का जो गजट था वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। इस वजह से तो ही दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 69,000 भर्ती में जो शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मित्रों का मामला है ये। और वो चाहते हैं कि हम लोग बीएड को बाहर करके जो बीटीसी है वहाँ के और जो शिक्षा मित्र हैं वो वहाँ पर शामिल हो जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो गजट है वो 2018 से ही क्वेश्चन हो जाए। वहीं मध्य प्रदेश बिहार जो 6 फेज है वो चाहता है कि 25 नवंबर 2021 के बाद हो। तो ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा बना हुआ है और उलझा हुआ मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही बारीक
देखने की ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही जजों को, और बहुत ही बारीक समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वजह से तो सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। इस याचिका में केवल मध्य प्रदेश की बात करने के लिए कहा है दोनों ही जजों ने। देखने वाली बात होगी कि क्या 8 अप्रैल को केवल मध्य प्रदेश को ही सुना जा रहा है या फिर बाकी लोगों को सुना जा रहा है। आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।